वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम और ये मेरा उसका वीडियो नंबर 10 है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन उससे पहले मैं क्या काम करता हूं, इन सारे डेफिनेशंस को जो एसिड्स और बेसिस के बिहेवियर को हमें समझाने वाली है उनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहली वो डेफिनेशंस जो बहुत पुरानी है जिसे हम कहेंगे क्लासिकल या ऑपरेशनल डेफिनेशंस, और सेकंड जो है अर्लीस्ट है, उन्हें हम कहेंगे कंसेप्चुअल डेफिनेशंस। तो फर्स्ट हम क्या काम करें, जितनी भी डेफिनेशंस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर हमारा पास है 7, चैप्टर का नेम है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में हम कौन से इक्विलिब्रियम में हैं बच्चों, हम हैं आयोनिक में। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो फर्स्ट मैं क्या काम करता हूं, एसिड्स और बेसिस की जितने भी डेफिनेशन है या जो कंसेप्ट है उनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसे हम कहते हैं क्लासिकल और ऑपरेशनल डेफिनेशन, और जो सेकंड हमारे पास है उन्हें हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ लेते हैं, क्लासिकल या ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ये ओल्ड डेफिनेशंस है, किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी ये जो डेफिनेशंस है ये किनके ऊपर बेस्ड है, एसिड और बेस के जो कैरेक्टर्स है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो हम किसी एक्टिविटी से ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कंडक्शन ऑफ, फर्स्ट हमारे एसिड पर, एसिड के ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें जो दिया गया सब्सटेंसेस है वो एसिड है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, श्योर इन टेस्ट, श्योर इन टेस्ट। थर्ड हमारे पास क्या है, रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। वो जो रिएक्टिव मेटल से रिएक्शंस कर लेते हैं वो किसमें कंसीडर हो जाते हैं, एसिड में। फोर्थ हमारे पास क्या है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास क्या है, डिसअपियर एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक कैरेक्टर ऑन रिएक्शन विथ बेस। यदि इनकी बेस से रिएक्शंस हो जाए तो ये अपना जो एसिडिक कैरेक्टर्स है ये इनका एसिडिक कैरेक्टर्स रिमूव हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये 5 क्या है हमारे पास, ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशंस है या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम एसिड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इन्हें हम कहते क्या है, क्लासिकल और ऑपरेशनल डेफिनेशंस। इसी तरह की मैं अब किसके लिए लिखता हूं यहां पर, बेस के लिए। ये क्या है, क्लासिकल या ऑपरेशनल डेफिनेशंस है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एसिड्स आर bases are those substances which, फर्स्ट उसमें क्या होना चाहिए, यहां पर क्या था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम का सेम, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम कंसेप्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ एसिड में क्या था, श्योर इन टेस्ट, तो बेस में कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट।
ये वो डेफिनेशन है जो हमने 10th लेवल पर पढ़ी है, लेकिन ये डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड है? इनके बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। थर्ड हमारे पास क्या है? रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल, इसको हम छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पर हमारे पास क्या है? टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये क्या काम करते हैं? टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। फोर्थ हमारे पास क्या है? यहां पर है डिसअपियर एसिडिक बिहेवियर व्हेन रिएक्ट विथ बेस। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग? यहां फोर्थ नंबर में यहां लिख देता हूं बच्चों। फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास? फोर्थ नंबर डिसअपियर बेसिक बिहेवियर, बेसिक कैरेक्टर व्हेन रिएक्ट विथ एसिड। और फिफ्थ और लास्ट हमारे पास क्या कैरेक्टर है? सोपी इन टच, सोपी इन टच, यानी कैसे होते हैं ये? स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी होता है। यदि आप बेस को टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्लिपरी है, आपका हाथ जो है वो साबुन के हाथ लगाने के बाद जैसा होता है वैसा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये है क्लासिकल और ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो ओल्ड है। अब इनका यूज हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो अब मैं कहा जाता हूं कंसेप्चुअल डेफिनेशंस पर। मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, ये जो पोर्शन है इनको रिमूव कर लेता हूं। क्लासिकल डेफिनेशन वाला जो पोर्शन है, फोर्थ ऊपर लिख दिया था मैंने, और 5 ये हो गया हमारे पास। फिफ्थ नंबर भी यहां ऊपर लिख दिया बेसिस के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन पे। क्लासिकल जो डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, ये किनके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन and observed properties of acids and bases। ये इनके ऊपर बेस्ड है। कौन? हमारे पास 3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें क्या समझाएंगे कि कोई भी गिवन सब्सटेंस जो है हमारे पास वो एसिड है या बेस है। मेन चीज समझना, ऐसा नहीं है कि जब हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे, जो पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे वो सब पर अप्लाई होता है, या दूसरा सब पे अप्लाई होता है, या तीसरा सब पे अप्लाई होता है। इन तीनों में से कोई एक कंसेप्ट यदि किसी पर अप्लाई हो जाता है तो हम ये समझ लेंगे कि या तो वो एसिड है या वो बेस है। जरूरी नहीं है ये तीनों कंसेप्ट जो हम लर्न करने वाले हैं, ये तीनों कंसेप्ट किसी पर्टिकुलर एसिड या बेस पर अप्लाई होते हों। इनमें से कोई एक कंसेप्ट भी यदि उनके ऊपर अप्लाई हो जाए तो हम मान लेंगे कि वो जो गिवन सब्सटेंसेस हमारे पास है, या तो वो एसिड है यदि एसिड के कंसेप्ट अप्लाई हो जाए, या बेस है यदि उसके ऊपर बेस के कंसेप्ट अप्लाई हो जाते हैं। कौन सी थ्योरी हमारे पास है? यहां पर 3 थ्योरी हमारे पास है। फर्स्ट कौन सी है? आरेनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। फर्स्ट हमारे पास ये है। सेकेंड हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रोंस्टेंट लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। थर्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेविस एसिड्स एंड लेविस बेसिस थ्योरी या कंसेप्ट। फिर वापस दिमाग लगाते हैं, ये तीनों में से यदि कोई एक भी कंसेप्ट किसी कंपाउंड पे लग जाए जो उसके एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, तो हम मान लेंगे कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड या बेस है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? आरेनियस से, फिर ब्रोंस्टेंट पे आएंगे, और लास्ट किस पे आ जाएंगे? लेविस पे आ जाएंगे। अब बच्चों इस पूरे बोर्ड को मैं रिमूव कर देता हूं, क्लीन कर देता हूं। अब हम किस पे आ जाते हैं? हमारे फर्स्ट पे। फर्स्ट कौन है हमारे पास? आरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये सारे कंसेप्ट बड़े काम के हैं बच्चों। कौन सा कंसेप्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा ये हमें यहीं से समझना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? आरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
फर्स्ट हम ये समझते हैं। तो कब की बात है, ये 1884 की बात है। आर्हेनियस ने अपना कंसेप्ट दिया और कंसेप्ट क्या था, सिंपल सा है। कंसेप्ट क्या है, ए सब्सटेंसेस, ढंग से समझना, विच कंटेन हाइड्रोजन इन देयर फॉर्मूला। फर्स्ट लाइन, उनके फॉर्मूला में हाइड्रोजन हो। सेकंड, एंड विच व्हेन dissolved in water gives hydrogen only as a cation। ये काम की लाइन है। ये दोनों पॉइंट्स बड़े काम के हैं, दोनों में कुछ राज छुपे हुए हैं। पहला राज क्या है इसमें कि उनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि कोई एसिड है और उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन नहीं है तो हम उसको इस कंसेप्ट का यूज करते हुए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड क्या है कि वो वाटर में डिसॉल्व करने पर केवल और केवल एक केटायन देगा और वो भी केटायन कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे HCl को वाटर में डिसॉल्व करे तो क्या देगा हमें HCl, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आयन यहां चला गया, तो जो ही हाइड्रोजन यहां जाएगा तो रियल में क्या है कि वाटर में हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं रहता, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होके रहता है। तो ये क्या बन गया, H3O एक्वस प्लस क्या बन जाएगा, Cl माइनस एक्वस। HCl की जगह मैं वाटर में किसको डिसॉल्व कर दूं, H2SO4 को, तो ये भी क्या देगा अपना हाइड्रोजन आयन। क्या बन जाएगा यहां पर H3O प्लस प्लस क्या बनेगा HSO4 माइनस। इसी तरह से किसको लिख दूं मैं यहां पर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, क्या बनेगा नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच यहां से यहां हाइड्रोजन आयन आ गया तो एक बन गया H3O प्लस और एक बन जाएगा NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। ये सारे एक्वस है। और कौन सा एग्जांपल ले ले, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, यहां क्या होगा, क्या बन जाएगा एसीटेट आयन प्लस H3O प्लस। ये हमारे पास क्या हो गया है। अब यहां देखो बच्चों, एक मैंने गड़बड़ करी है। गड़बड़ क्या करी है, पकड़े यहां पर, ये जो इक्विलिब्रियम का सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये इन चारों में से कहां नहीं आएगा और कहां आएगा, ये हमने ठीक इसके पहले वाले वीडियो में लर्न कर लिया है। ये जो तीनों है, ये जो तीनों एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट 100% आयोनाइज हो जाते हैं। तो यहां जो सिंबल आएगा वो सिंपल आएगा। यहां इक्विलिब्रियम का सिंबल हम नहीं लगाते, यहां सिंपल लगा देते। और यहां ये जो है ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड में मैं कौन सा सिंबल लगा देता हूं, इक्विलिब्रियम का। तो यहां पर क्या होगा, एक ये आइडिया है कि आरएनएस थ्योरी क्या कहती है कि जिनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अपना यहां ये हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है, इन दो, यहां पर ये दो है, दो में से एक स्टेप में भी एक बाहर जा रहा है, यहां ये बाहर चला गया और यहां ये बाहर चला गया। तो इन चारों को मैं आरएनएस थ्योरी का यूज करते हुए एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये चारों क्या है, एसिड है। अब लेता हूं मैं इसका दूसरा एग्जांपल। मैं चाहूं तो आपको H2CO3 का भी यही इक्वेशन लिख देता हूं। H2CO3 को वाटर में डिसॉल्व करो, ये वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम का सिंबल लगा देते हैं, H3O माइनस प्लस H3O प्लस। यहां का एक हाइड्रोजन आयन यहां चला गया है और यानी वाटर में चला गया है। तो वाटर में हाइड्रोजन आयन ए से फ्री नहीं रहता, वो दूसरे वाटर के साथ जुड़ के रहता है। ये हमारे पास क्या हो गया, एसिड को समझाने वाला कंसेप्ट। अब मैं यहां से ये एग्जाम्पल रिमूव कर देता हूं, ये एग्जाम्पल यहां से रिमूव हो रहे हैं बच्चों। अब कहां जाते हैं, आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस कौन है। ये तो आरएनएस ने एसिड को समझाया है। क्या दो चीजें हैं यहां पर, वापिस याद रखना, हाइड्रोजन उनके फॉर्मूले में होने चाहिए और वो हाइड्रोजन को केवल केटायन के फॉर्म में वाटर में रिलीज करे। तीसरी कंडीशन ये है, वाटर जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहीं पर ही एसिड का, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट,
या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि मैं इसको वाटर में डिसोल्व करूं, दोनों में से किसी को भी, तो यहां हमें कौन कौन से आयन मिलने वाले हैं? एक तो मिलेगा Na+, एक मिलेगा H+, और एक मिलेगा सल्फेट आयन। कब मिले? जब हमने वाटर में डिसोल्व किया। इसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो एक मिलेगा Na+, एक H+, और एक CO3 क्या इन दोनों को वाटर में डिसोल्व करें तो क्या ये दोनों एसिड वाले, इन दोनों पर आरएनएस की थ्योरी अप्लाई होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ओनली हाइड्रोजन आयन एज ए कैटायन के फॉर्म में मिलना चाहिए, जबकि यहां हाइड्रोजन के अलावा कौन मिल रहे हैं? सोडियम आयन, सोडियम आयन। ये नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि इन पर आरएनएस का कंसेप्ट अप्लाई हो गया है। ये पॉजिटिव भी मिल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन भी मिल रहा है, लेकिन साथ में दूसरा कैटायन भी मिल रहा है, इसलिए ये दोनों किसमें कंसीडर नहीं होते हैं? एसिड में कंसीडर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू आरएनएस कंसेप्ट। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं बच्चों, ये एग्जाम्पल भी हमारे रिमूव हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम बेस के अकॉर्डिंग। आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस कौन है? तो सेम लाइन है, सब्सटेंसेस विच कंटेन H की जगह क्या आ जाएगा? OH। OH को हम कहते हैं क्या है? हाइड्रोक्सी। जिनके फॉर्मूले में OH या हाइड्रोक्सी होना चाहिए, एंड विच व्हेन डिसोल्व इन वाटर, वाटर आएगा, गिव्स, यहां हो जाएगा OH माइनस ओनली एज एनायन। एनायन के फॉर्म में केवल क्या मिलना चाहिए हमें? OH माइनस मिलना चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये बेस की डेफिनेशन हो गई है। जो पहले वाली थी वो किसकी थी? वो एसिड की थी। तो अब यहां एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, KOH को वाटर में डिसोल्व करो तो क्या काम करेगा? KOH जो है वो K+ में, और OH कहां चला गया? इस OH को आप चाहो तो इस वाटर के साथ ऐड कर सकते हो। मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। तो एक तो मिलेगा K+ एक्वस, और एक मिलेगा OH माइनस एक्वस। इसकी जगह वाटर में NaOH को डिसोल्व कर दो तो सेम प्रोसेस होगा, Na+ मिल जाएगा एक्वस, और यहां मिल जाएगा OH माइनस एक्वस। इसकी जगह यदि वाटर में मैं NH3 को ऐड कर दो, NH4OH को, क्योंकि हमें तो यहां आरएनएस का कंसेप्ट लगाना है, NH4OH को वाटर में डिसोल्व कर दे तो NH4OH क्या काम करेगा? अब बच्चों मैंने इक्विलिब्रियम का सिंबल लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये वीक बेस है। क्या होगा इक्विलिब्रियम? NH4+ एक्वस, और ये NH4 अपना क्या रिलीज कर देगा? OH माइनस एक्वस। तो इसका मतलब ये सारे क्या हो गए हमारे पास? बेस हो गए। इसी तरह से मैं क्या समझा दूं आपको? CaOH का होल ट्वाइस भी आपको समझा सकता हूं। यहां भी इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि ये भी वीक बेस है। AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, यहां भी इक्विलिब्रियम का सिंबल लगेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं? यहां हमें क्या क्या मिलेंगे? कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, +2OH माइनस, यहां दोनों में एक्वस है। यहां क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम प्लस 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 3 हाइड्रोक्साइड आयन, ये एक्वस है सारे, ये एक्वस है। तो क्या कहता है आरएनएस? फिर जो याद रखना, बेस के जो एसिड में कंडीशंस थी वो की वो कंडीशंस बेस में है। फर्स्ट क्या है? केवल क्या दे? हाइड्रोक्साइड आयन देने चाहिए। हाइड्रोक्साइड आयन उनके फॉर्मूले में हो और वो वाटर में डिसोल्व करने पर OH माइनस फ्री कर दे एज ए एनायन। केवल OH माइनस ही फ्री होना चाहिए। मान लो कोई फॉर्मूला ऐसे है, A है, A के साथ में OH माइनस भी है, और मान लो कि Br भी है उसके फॉर्मूले के अंदर, तो क्या होगा? जब वाटर में इसको डिसोल्व करोगे तो ये क्या देगा? A++ OH माइनस और Br माइनस। अब हमें 2 एनायन मिल गए। ये क्या कहता है? केवल OH माइनस आयन देना चाहिए। अब वार ये है तो बेसिक है, तो ये कंपाउंड बेसिक, लेकिन हम इसको आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग एज ए बेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरा आयन भी मिलता है। इसका मतलब आरएनएस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस है।
अब चलते हैं, हमने आरएनएस में याद क्या रखना है, वाटर में जिसको डिसोल्व करे और वो अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दे वो एसिड है, जो अपना OH माइनस आयन डोनेट कर दे वो बेस है। अब आते हैं वाटर में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन रहते कैसे हैं। अब मैं इस पूरे पोर्शन को रिमूव कर रहा हूं बच्चों, क्लीन कर देता हूं हमारे बोर्ड को। वाटर में हाइड्रोजन आयन, अच्छा हाइड्रोजन आयन का मतलब H+, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है H का वो 1 है, और इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बेचारे के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर चला गया है। तो बात करते हैं हाइड्रोजन की पहले, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है प्रोटॉन भी एक है, और यदि H से H+ बन गया इसका मतलब कौन बाहर चला गया, ये आउट हो गया है, ये बाहर चला गया है, तो इसमें क्या बचा हुआ, केवल एक प्रोटॉन बचा हुआ है, इसलिए H+ को हम बहुत बार क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रोटॉन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन ही बचा हुआ है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट आयन है, जितने भी आयन हैं उन सब में स्मॉलेस्ट आयन है, इसकी साइज जो है वो बहुत छोटी है, तो होगा क्या, इसके जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा, तो ये क्या काम करेगा, जो वाटर की जो बेंट स्ट्रक्चर्स है, यहां पर जो दो लोन पेयर है उसके साथ ये हाइड्रोजन आयन अट्रैक्शन शो करता है और इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है ऐसा, और ये जुड़ जाता है, तो जुड़ते ही क्या बनेगा H3O+, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये काम का है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रहता है, वो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशंस करके रहता है, और इस हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा वाटर में एक्वस लिखेंगे, इसको भी एक्वस लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ जो हाइड्रोनियम आयन बना है इसमें भी इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, अब पॉजिटिव है, और यदि किसी हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है, इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा हूं, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये क्या काम करेगा, एक और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहां जो लोन पेयर है, तो इस तरह से H3O+ के साथ एक और वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा H5O2+, इसके साथ एक और वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ दो तो क्या बन जाएगा H7O3+, ये सारे क्या कहलाते हैं, इन सब का नाम हाइड्रोनियम आयन है, इन सब का नाम। तो मेन कंसेप्ट क्या है कि वाटर में हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं रहता, वो वाटर के दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोनियम आयन में क्या होगा, या तो H+ एक्वस लिख सकते हैं, H3O+, H5O2+, H7O3+, ये सारे सही हैं। इसी तरह से अब कहाँ जाता हूं, हाइड्रोक्साइड पे आता हूं। वाटर में जैसे हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रहता, वैसे हाइड्रोक्साइड आयन भी अकेला नहीं रहता। रियल में ये माइनस जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन हम सुविधा के लिए ऐसे लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज तो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। अब ये OH- यदि वाटर के मैं मॉलिक्यूल के साथ जोड़ के लिखूं तो वाटर का कौन ऐसा पार्ट है जो इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन शो करता है, हाइड्रोजन, और ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो इन दोनों को जोड़ो, क्या बनने वाला है, H कितने हो गए 3, O कितने हो गए 2, चार्ज क्या है माइनस, एक और एक और H2O जोड़ दो यहाँ पर, तो H कितने हो जाएंगे 5, O कितने हो जाएंगे 3, माइनस चार्ज, एक और H2O जोड़ दो तो क्या हो जाएगा H7O4-, ये सारे सही हैं, ये सारे के सारे सही हैं। और OH लिखते हो तो क्या लगा दो, एक्वस। क्यों लगा रहे हैं एक्वस, क्योंकि इस OH- का क्या हो गया है, इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों सोल्वेशन। सोल्वेशन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन। किसके साथ अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड सॉल्वेंट। अब यहां बेचारा जो सॉल्वेंट है वो कौन है, वाटर है, इसलिए हम सोल्वेशन नहीं कह के इसे और क्या कह सकते हैं, हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर को हम कहते हैं हाइड्रेट, तो यहां ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा।
खत्म क्या हुआ, हाइड्रेशन कैसे होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब हम कहां जाते हैं, इस आर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है। यानी इस थ्योरी से हम बहुत सारी चीजों को समझा सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी है। तो आ जाते हैं हम लोग लिमिटेशंस एंड यूटिलाइजेशंस पे। तो इसकी लिमिटेशंस और यूटिलाइजेशन में हम फर्स्ट लर्न करते हैं इसकी यूटिलाइजेशन। इस थ्योरी का यूज करते हुए हम कौन कौन से कंसेप्ट्स को समझा सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन फॉलोइंग बाय यूजिंग आर्हेनियस कंसेप्ट। वो फर्स्ट क्या हमारे पास है, हम क्या समझा सकते हैं इसका यूज करते हुए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। ये आगे आएगा बच्चों हमारे पास, कैसे समझाएंगे, इस थ्योरी का यूज करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये हम समझा सकते हैं, यदि कोई एसिड हाइड्रोजन आयन ज्यादा देगा तो वो स्ट्रॉन्ग है। आगे हम पढ़ेंगे पीएच स्केल, यदि वो OH माइनस कोई बेस ज्यादा देता है तो वो स्ट्रॉन्ग है। दो हम यहां समझा सकते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम समझा सकते हैं इस कंसेप्ट का यूज करते हुए। कैसे कि जो एसिड है वो क्या देगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर में हाइड्रोजन आयन, बेस क्या देगा वाटर में, OH माइनस आयन, एक्वस। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शंस करके H2O बना लेंगे। तो वाटर में हाइड्रोजन आयन भी नहीं रहा, OH माइनस भी नहीं रहा, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। और वो वाटर जो है ना एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। तो ये तीन क्या है, यूटिलिटी है। इनको हम क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कह दो और क्या कह दो, यूटिलिटी कह दो। यूटिलिटी ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में दो लिमिटेशंस है इसकी, बेसिक दो है। क्या है, फर्स्ट, वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ एसिडिक एंड और बेसिक कैरेक्टर्स। हमें क्या चाहिए, सोलवेंट में वाटर चाहिए, वाटर में वो कंपाउंड डिसोल्व होके हाइड्रोजन आयन देगा तो एसिड है और OH माइनस देगा तो बेस है। पहली कंडीशंस क्या हो गई कि वाटर नहीं है और कोई एसिड है तो हम उसको इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है कि यदि किसी के फॉर्मूले में हाइड्रोजन नहीं है, यानी फॉर्मूले में हाइड्रोजन नहीं है, OH माइनस भी नहीं है, कहां नहीं है, उसके फॉर्मूले में नहीं है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आर्हेनियस थ्योरी का यूज करते हुए। तो ये दो इसकी क्या है, लिमिटेशन है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, CO2 क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, CaO क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। और हमें मालूम है कि ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो हम इस आर्हेनियस की थ्योरी का यूज करते हुए इनको नहीं समझा सकते। क्यों, CO2 में तो हाइड्रोजन ही नहीं है और CaO में OH माइनस नहीं है, जबकि ये क्या है, एसिडिक है और एक बेसिक है। तो खत्म क्या हुई हमारे पास, आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी से हम बहुत सारी चीजें समझा सकते हैं। जिन एसिड को हमने 10th या जिन बेसिस को हमने 10th लेवल तक पढ़ा है, लगभग उन पर आर्हेनियस थ्योरी अप्लाई हो जाती है। अब चलते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट, बड़ा काम का है, इसको रिमूव कर रहा हूं, बोर्ड को क्लीन कर देता हूं बच्चों में। अगला कंसेप्ट बड़ा काम का है और कंसेप्ट का नाम क्या है, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। फिर कह रहा हूं अगले कंसेप्ट बड़ा काम का है, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस।
काम का कंसेप्ट है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत जगह अप्लाई हो जाता है। तो फर्स्ट एसिड्स कौन है। एक और चीज है ना, ट्राई क्या करेंगे कि हम जिस एसिड को या जिस बेस को जिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, हम उसके नाम के पहले वो ही लिख देते हैं। जैसे HCl को मैं क्या कह सकता हूं, आरेनियस एसिड। क्यों? क्योंकि इस पर क्या अप्लाई हो सकता है, HCl, फिर आरेनियस की थ्योरी अप्लाई हो सकती है। NaOH को मैं क्या कह सकता हूं, आरेनियस बेस, क्योंकि उस पर क्या अप्लाई हो सकती है, आरेनियस की थ्योरी। तो जो ब्रोंस्टेंट पे अप्लाई हो सकती है उसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंस्टेंट एसिड या ब्रोंस्टेंट एसिड और ब्रोंस्टेंट बेस। तो एसिड कौन होता है, एसिड कौन है, हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस कौन है, हम इसे क्या कहेंगे, यहां पर प्रोटॉन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन ही है। तो एसिड कौन है, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं वो एसिड है। तो बेस कौन हुआ, यहां पर बेस के लिए क्या कंसेप्ट हुआ, दोज, मैं चलो यहां पूरा लिख देता हूं, दो सब्सटेंसेस which are able to accept H प्लस, जो H प्लस को गेन कर सकते हैं, जो गेन कर सकते हैं वो क्या है, बेस है। किसको, H प्लस का मतलब क्या है, प्रोटॉन है। फिर याद रखना, जो प्रोटॉन को गेन कर सकते हैं वो एसिड है, जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, जो प्रोटॉन को गेन कर सकते हैं वो बेस है, जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो एसिड है। तो एसिड क्या हुए, एसिड हुए प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन का मतलब H प्लस डोनर। बेस कौन हुए हैं हमारे पास, यहां पर बेस हुए हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, जो प्रोटॉन प्लस लिख देता हूं या माइनस लिख देता हूं। माइनस का मतलब बाहर, जो बाहर प्रोटॉन को बाहर दे, जो प्रोटॉन को जाने दे वो है एसिड, जो प्रोटॉन को ले ले वो है बेस। बस यही दो कंसेप्ट है। अब इसमें ना तो हमें वाटर चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर नहीं चाहिए। तो जो आरएनएस की जो एक लिमिटेशंस थी वो यहां नहीं अप्लाई नहीं होती है। दूसरा एक और गड़बड़ क्या है यहां पर कि इनमें बेस में OH माइनस नहीं है, फिर भी वो बेस है। बेस कौन है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो आरएनएस क्या कहता था कि जो OH माइनस डोनेट करेंगे, जबकि यहां तो हम क्या कह रहे हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। तो दो ऐसी चीजें हैं जो आरएनएस के अकॉर्डिंग यहां पर अप्लाई नहीं होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल किसका ले ले हम लोग, HCl का ले ले। HCl प्लस वाटर क्या बनेगा, अब देखो यहां समझते हैं। HCl का जो एक H प्लस है वो H2O के पास चला गया, यहां से यहां कौन चला गया, H प्लस। थ्योरी लगाओ, एसिड कौन होते हैं, प्रोटॉन डोनर। तो HCl ने अपना एक प्रोटॉन किसको डोनेट कर दिया, H2O। तो HCl क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जो H प्लस बाहर जा रहा है उसको गेन कौन कर रहा है, H2O गेन कर रहा है। तो H2O के पास ये प्रोटॉन एड हो गया, तो H2O क्या हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ है। तो H2O यहां क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देता हूं, ये यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एसिड। ये क्या हो गया है, बेस। अब क्या क्या बनेगा, तो एक तो बन जाएगा H3O प्लस, क्योंकि इससे H प्लस यहां जुड़ गया। एक क्या बन जाएगा, Cl माइनस। ये फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां ये एसिड है, यहां बेस है, ये है। सेकेंड हमारे पास लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, वाटर प्लस अमोनिया का। यहां क्या होगा, यहां एक H प्लस को यहां से यहां भेज दो, तो प्रोटॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो गया, H2O से NH3। तो जो ही ये ट्रांसफर होगा तो H2O किस में चेंज हो गया, एक प्रोटॉन कम हो गया, और यहां एक H प्लस इधर आ गया प्रोटॉन। तो यहां क्या बन जाएगा, प्रोटॉन के इधर आने से NH4। तो यहां H2O क्या काम कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप पता लगा ले
यहाँ NH3 था, यहाँ NH4 प्लस है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनियम आयन है। तो इन दोनों में चेक करोगे तो यहाँ NH3 ने क्या काम करे कि वो NH4 प्लस में चेंज हो जाए, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ बेस हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ एसिड हो गया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आपको एक चीज़ यही बता देता हूँ, H2O क्या है। ये इस इक्वेशंस में H2O है ब्रोंस्टेंट बेस, और यहाँ H2O क्या है, ब्रोंस्टेंट एसिड। इसका मतलब H2O दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और एसिड की तरह भी। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड या बेस की तरह, वो डिपेंड करेगा ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है। ये दूसरा कौन है, जैसे फर्स्ट केस में एसिड था इसके साथ तो ये बेस की तरह काम कर रहा है, सेकंड में इसके साथ बेस था तो ये एसिड की तरह वर्क कर रहा है। तो H2O क्या है, ऐसे जो दोनों तरीके से काम आते हैं उन हमको कहते हैं एम्फोटेरिक कहेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ मेंशन करता हूँ बच्चों, इस बोर्ड को मैं यहाँ से रिक्लीन कर देता हूँ। याद रखना, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब कुछ और एग्जांपल हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। तो अगला एग्जांपल है H2SO4 प्लस वाटर। क्या होगा, क्या यहाँ से एक प्रोटॉन को ट्रांसफर करो, यहाँ से एक H प्लस को यहाँ ले आओ, तो जो यहाँ से यहाँ H प्लस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर, ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। बनेगा क्या क्या, HSO4 माइनस प्लस OH H3O प्लस। सेकेंड एग्जाम्पल ले ले हम लोग यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का, H2CO3 प्लस क्या ले लें यहाँ पर, वाटर। ये इक्विलिब्रियम का सिंबल लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वीक एसिड है, दोनों वीक हैं, एसिड एक बेस है, वो हमें अभी मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से एक प्रोटॉन को यहाँ ट्रांसफर कर दे, H प्लस को, जो ही यहाँ ट्रांसफर होगा तो जो ही, ध्यान रखना बच्चों, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। यदि आप इसमें से एक H प्लस बाहर निकालते हैं तो एक तो हाइड्रोजन कम हुआ, साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी कम हो रहा है, तो जो स्पीसीज बचेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या बचा, HCO3 माइनस हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, यहाँ क्या बन गया, H3O प्लस। अब इसमें से एक और हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल दो। कैसे निकालेंगे, वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। यहाँ से एक और प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये भी बच्चों रिमूव कर रहा हूँ, ये पोर्शन पूरा वाला। एग्जाम्पल हमें देखने जरूरी है। अभी तो मैं सारे इसी में दोनों एग्जाम्पल आ रहे हैं, कोई बेस का अलग से एग्जाम्पल नहीं आएगा। इसी एक केमिकल इक्वेशंस में ब्रोंस्टेंट एसिड भी आ रहा है और ब्रोंस्टेंट बेस भी आ रहा है। यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ तो यहाँ क्या बना, CO3 डबल माइनस प्लस क्या बन गया, H3O प्लस। अब आते हैं CO3 पर, एक और, चलो बाद में हम लोग चेक करेंगे। CO3 के किससे रिएक्शंस करा दो, वाटर के साथ। अब बताओ क्या होगा, इसमें तो प्रोटॉन है ही नहीं। अब ये अपना H प्लस इसको दे नहीं सकता क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, लेकिन कौन दे सकता है, ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा। तो यहां से एक H प्लस इधर आएगा, ये डोनेट कर रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस प्लस OH माइनस। ये तो सिंपल सी इक्वेशंस है। मैं ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस में यहां पर लिख सकता हूं। एक और लिखते हैं, चलो, NH3 प्लस HCl, NH3 और HCl के साथ क्या होगा, कौन अपना प्रोटॉन देगा, हमें मालूम है कि ये यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, जो ही यहाँ से यहाँ आएगा तो ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड हो गया, ये गेन कर रहा है तो ये बेस हो गया है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ जा रहा है प्रोटॉन तो ये एसिड हो गया है, ये बेस हो गया है। आप ब्रोंस्टेंट लोरी कंसेप्ट में आप पहले से नहीं कह सकते कि ये तो एसिड है या ये बेस है। डिपेंड करता है उसकी जिसके साथ कॉम्बिनेशंस हो रही है वो वहां क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है या गेन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। यहां से यहां गया तो ये एसिड हो गया है, ये बेस है हमारे पास है। अब यहां से यहां आया है तो बनेगा क्या क्या, NH4 प्लस और साथ में क्या बनेगा, Cl माइनस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब NH3 यहां लिख देता हूं, NH
3 प्लस H2CO3 का, तो यहाँ क्या होगा, एक H अब यहाँ से यहाँ आएगा, जब ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है। अच्छा, मुझे कैसे मालूम चलेगा कौन कहाँ से कहाँ जाएगा, इसको भी हटा दूँ, मैं इस पूरी इक्वेशंस को लिख देता हूँ, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ से कहाँ गया है। ये इक्वेशन है। अब आप यहाँ इन रिएक्टेंट्स को उन प्रोडक्ट से कंपेयर करें, NH3 NH4+, यानी ये इसमें चेंज हुआ है, ये इसमें कब चेंज होगा, जब ये प्रोटॉन गेन करे, जो गेन करते हैं वो क्या होते हैं, बेस। ये इसमें चेंज हुआ, ये इसमें चेंज कब होगा, जब ये एक प्रोटॉन लूज करे, तो ये क्या हुआ है, एसिड हुआ है। ये सारे जहां पर भी मैं एसिड और बेस लिख रहा हूं, वहां आप क्या मान लें, ये सारे ब्रोंस्टेड एसिड है और ब्रोंस्टेड बेस है। पूरा नाम भी बोल सकते हैं आप, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और ब्रोंस्टेड लोरी बेस। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल किसके हो गए हैं, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब बच्चों अगला ध्यान रखना, यहाँ मैंने दो चीजें आपको पहले ही बता दी है कि यहाँ केवल प्रोटॉन का रोल है और वाटर का कोई रोल नहीं है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर OH माइनस के अकॉर्डिंग हम बेस को क्लासिफाई नहीं करते हैं, हम प्रोटॉन एक्सेप्टर के बेसिस पर उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब बच्चों क्या आ रहा है, जो ठीक मैंने अभी आपको बताया था, और यहीं पर मैं सर्किल लगा देता हूं। ये H2O यहाँ किसका काम कर रहा है, बेस का, यहाँ पर बेस का, यहाँ पर एसिड का। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें आएगी जो कहीं एसिड का काम कर रही है और किसी इक्वेशंस में बेस का काम कर रही है। और ऐसे सब्सटेंसेस को जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, यानी एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, बेस की तरह भी, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। तो अगला टॉपिक में एक छोटा सा एम्फोटेरिक पे ले लेता हूं, मैं इस सबको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। ये हमारा बोर्ड साफ हो गया। तो अगला टॉपिक क्या है, एम्फोटेरिक है। अब एम्फोटेरिक के अलावा एक यहां पर एक और वर्ड यूज लेते हैं, तो फर्स्ट मैं क्या लिख दूं यहां पर, एम्फोटेरिक। इनके लिए एम्फोटेरिक से ज्यादा बढ़िया एक टर्म है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन से है, प्रोटॉन से है। और यहां पर हो क्या रहा है, ये प्रोटॉन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन गेन भी कर रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट, प्रोटॉन गेन भी कर रहे हैं, प्रोटॉन लूज भी कर रहे हैं। तो ज्यादा सुटेबल टर्म क्या है यहां पर, एम्फीप्रोटिक है, लेकिन हम इनको एम्फोटेरिक भी कह सकते हैं। इन दोनों के लिए क्या कंसेप्ट है, सब्सटेंसेस which act as a Bronsted acids as well as Bronsted base। ब्रोंस्टेड बेस जो दोनों की तरह काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोंस्टेड एसिड और बेस। अब एग्जाम्पल कौन कौन है, फर्स्ट हमारे पास है वाटर। और वाटर की रिएक्शन बेस के साथ करा दो तो वाटर एसिड की तरह काम करेगा, वाटर की रिएक्शन एसिड के साथ करवा दो तो वाटर बेस का काम करेगा। ये पहला एग्जाम्पल। अच्छा, मैं क्या आधा अधूरा लिखता हूं, तो यहां क्या बना दूं मैं, NH4+ और यहां क्या बना दूं मैं, OH माइनस। यहां से यहां प्रोटॉन आएगा, H+ यहां आएगा और यहां से यहां गया था, यहां से यहां आएगा तो क्या बनेगा, ये H3O+, साथ में क्या बनेगा, Cl-। तो यहां पर वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहां काम कर रहा है ये बेस का, यहां प्रोटॉन लूज करके डोनेट कर रहा है तो यहां ये काम कर रहा है एसिड का। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं NH2- का। ये NH2- जो है वो दो काम कर सकता है। यदि ये प्रोटॉन को H+ को गेन करे, इस प्लस का मतलब आप मान लेना गेन और इस माइनस को मतलब मान लेना लूज करे या डोनेट करे। तो यदि NH2- ये प्रोटॉन प्लस का मतलब क्या है, गेन कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारे पास गेन करने वाले बेस होंगे। ये गेन करता है, यदि ये बेस की तरह कब काम करेगा, जब ये H+ गेन करे। एसिड की तरह का कब काम करेगा, जब ये H- लूज करे या डोनेट करे।
अब मान लो ये H प्लस गेन कर रहा है तो चेंज किस में होगा, NH3 में। इसको इससे कंपेयर करो, ये यहाँ NH2 माइनस था, ये यहाँ NH3 हो गया, तो इसने क्या काम किया, ये क्या काम कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। यहाँ से यहाँ किस में चेंज हो गया, ये NH पे 2 माइनस, तो यहाँ से यहाँ जाने पर इसने क्या काम किया, एक प्रोटॉन लूज कर दिया। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है इस रिएक्शंस में, एसिड की तरह, एसिड की तरह। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। अब यहां लेता हूं मैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल मैं किसका ले लूं, HCO3 का। इसकी रिएक्शन लिख देता हूं, HCO3 माइनस प्लस H2O क्या क्या काम कर सकता है, प्रोटॉन यहां से यहां भेज दो, H प्लस वहां से यहां चला गया, तो क्या बना यहां पर हमारे पास, एक तो बन गया CO3 डबल माइनस, और एक क्या बन जाएगा H3O प्लस। दूसरा रिएक्शंस क्या करा दूं, H3O माइनस के किसके साथ करा दूं मैं, HCl के साथ करा दूं, तो क्या होगा, ये यहां से यहां H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2CO3 प्लस क्या बन जाएगा Cl माइनस। अब इन दोनों में चेक करो, यहां से यहां चला गया एक H प्लस, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहां पर एसिड की तरह, ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये बेस हो गया है। सेकंड में यहाँ से यहाँ प्रोटॉन आ गया है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर बेस की तरह, तो यानी HCO3 यहाँ एसिड और यहाँ बेस। तो ऐसे कौन कौन सी स्पीसीज जो दोनों तरीके से काम कर सकती है, मैं उनको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो एक तो कौन हमारे पास था, एक तो था H2O, एक H2O है, दूसरा कौन है हमारे पास, NH2 माइनस है, तीसरा कौन है हमारे पास, NH2 माइनस है, चौथा कौन है हमारे पास, HCO3 माइनस है, पांचवा HSO4 माइनस, नंबर अगला HPO4 डबल माइनस, अगला H2PO4 एक माइनस। ये सारे किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, एक और लिख लेते हैं, HS माइनस, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन या हाइड्रोजन फोस्फेट, डाईहाइड्रोजन फोस्फेट, ये सारे ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, ये सब के सब एम्फोटेरिक है। ये कब काम करेंगे, अपना ये काम डिपेंड करेगा इक्वेशंस कैसी है। तो मैं दो इक्वेशंस आपको दे दूं तो आप यहाँ कह सकते हैं इस इक्वेशंस को देख के कि यहाँ जो बाइकार्बोनेट आयन है वो एसिड है और यहाँ बाइकार्बोनेट आयन बेस है। किसको देख के अपना जवाब देंगे, इस प्रोडक्ट को देख के। तो क्या खत्म हुआ, एम्फोटेरिक या एम्पीप्रोटिक। ये वर्ड क्यों ज्यादा सही है, क्योंकि इनमें सब में प्रोटॉन का ही डिफरेंस है। प्रोटॉन के अकॉर्डिंग एसिड है, प्रोटॉन के अकॉर्डिंग ही बेस है। जो प्रोटॉन दे दे वो एसिड, जो प्रोटॉन ले ले वो बेस। अब इसको बच्चों रिमूव कर रहा हूं, बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। अब आते हैं बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट एक, और वो क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। मैंने पहले ही कहा था कि ये थ्योरी है, ये बड़े काम की थ्योरी है सिंपल, लेकिन इसके कंसेप्ट बहुत यूज आते हैं। और अगला क्या है हमारे पास है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या है समझते हैं। पहले एक समझ लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम चलते हैं आगे। मान लो कि यहां NH3 है और साथ में है H2O, और इनके बीच जो भी रिएक्शंस हुई उनसे ये बने हैं, उनसे ये बना है। तो अब पहले हम क्या समझें यहाँ पर कि कौन क्या है, वो हम लोग समझते हैं पहले। तो यहाँ NH3, इसको देखो, NH3 NH4 प्लस में चेंज हो गया, ये इसमें चेंज हुआ है। तो इसने क्या काम किया, एक प्रोटॉन गेन किया है, तो ये क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर, ये हुआ है बेस। और वाटर ने अपना प्रोटॉन दिया है इसको, तभी तो H2O से OH माइनस बना है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ एसिड। अब ये रिएक्शन जो है इसके बीच कौन सा सिंबल लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम का है। अब इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शंस हो सकती है तो बैकवर्ड रिएक्शंस भी पॉसिबल है। अब समझना बच्चों, यदि बैकवर्ड रिएक्शंस भी होती होगी या होती है तब क्या होगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये इनमें चेंज हुए, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहां मेंशन कर दिया है। ये रिएक्शन बैकवर्ड होती, इधर से इधर भी होती, तो यहां दिमाग लगाओ, NH4 प्लस किस में चेंज होता,
NH3 में चेंज होता। तो NH4 प्लस क्या करे कि वो NH3 में चेंज होगा, ये अपना एक H प्लस डोनेट करे, डोनेट करेगा तो ये क्या हुआ है, एसिड हुआ है। अब OH माइनस पे आओ, यदि OH माइनस एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करे तभी तो बैकवर्ड रिएक्शंस होगी, तो किस में चेंज होगा, H2O में। यानी OH माइनस क्या काम करेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या हो गया है, बेस हो गया है। ये तो किसके अकॉर्डिंग है, ये दोनों फॉरवर्ड रिएक्शंस के अकॉर्डिंग है, और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग है, बैकवर्ड रिएक्शंस के अकॉर्डिंग है। अब इन दोनों को हम वापिस समझते हैं। ये जो बेस है, ये एक बेस अपना प्रोटॉन, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जिसमें चेंज होता है वो एसिड है, और ये H2O जो इस रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है, अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जिसमें चेंज होता है वो बेस है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसिड बेस पेयर। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है। ये फर्स्ट पेयर हमारे पास हो गया, और ये क्या है, ये दूसरा है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, ये दूसरा पेयर हो गया हमारे पास। तो दो ही हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पेयर हो गए हैं। अब फिर एक और चीज समझना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का जो पेयर है, इनमें डिफरेंस किस चीज का है, यहाँ NH3 है और यहाँ NH4 प्लस है, यानी इनमें इन दोनों में किसका डिफरेंस है, NH3 और NH4 प्लस, इन दोनों में डिफरेंस किसका है, H प्लस का है। सेकंड पेयर लेता हूं, सेकंड पेयर कौन है, यहाँ पर H2 है, H2O के साथ OH माइनस है, ये सेकंड पेयर, इनमें भी किसका डिफरेंस है, H प्लस का डिफरेंस है। तो जो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होते हैं उनमें किसका डिफरेंस होता है, एक H प्लस का डिफरेंस होता है। मैं एक सिंपल सी एक इक्वेशंस लिख देता हूं, जो एसिड होता है वो H प्लस गेन कर ले तो वो जिस बेस में चेंज होगा तो वो क्या हो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। और ध्यान क्या रखना है, किसी भी एसिड का या किसी भी बेस का आपको कॉन्जुगेटेड बनाना है तो दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए। पहले तो वो है क्या, एसिड है या बेस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटॉन या तो डोनेट करना है या उससे प्रोटॉन को बाहर डोनेट कर देना है या गेन करेगा वो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर, इसको इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं। फिर याद रखना, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में केवल किसका डिफरेंस होगा, एक H प्लस का होगा, एक प्रोटॉन का होगा। यदि मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दूं, यहाँ लिख दूं कार्बोनेट HCO3 और क्या कहूं, राइट इट कॉन्जुगेटेड बेस। अब आपको क्वेश्चन ये आपको समझा देगा, आपको क्या लिखना है, इसका कंजुगेटेड बेस लिखना है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये एसिड है। आपको लिखना क्या है, इसका कंजुगेटेड बेस, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये एसिड है और एसिड क्या काम करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो इसमें से एक प्रोटॉन बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, HCO3 माइनस से क्या बन जाएगा, CO3 डबल माइनस। तो ये क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अब मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर बेस की जगह क्या लिख दूं, एसिड लिख देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास अगला, HCO3 माइनस का क्या लिखना है, राइट इट कॉन्जुगेटेड एसिड। अब मैंने आपको ये क्वेश्चंस दे दिया, यानी आपको इसका कंजुगेटेड एसिड लिखना है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये बेस है, और बेस क्या काम करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको आप प्रोटॉन ऐड करके क्या लिख दोगे, H2CO3। तो ये क्या हो गया, इसका एसिड हो गया है। तो आपके पास जो चीज है पहले आपको वो मालूम होनी चाहिए कि वो क्या है। पहले आपको मालूम क्या हो कि वो क्या है, दूसरा क्या मालूम हो कि अब उसमें प्रोटॉन ऐड करना है या हमें रिमूव करना है। तो क्या हो गया हमारे पास, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हो गया है। अब मैं इसकी एक लैंग्वेज लिख देता हूं और अब मैं इस थ्योरी के पोर्शंस को रिमूव करता हूं। ये वाला ये जो मैंने लिखा है सारा आपको समझाने के लिए, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, और एक लैंग्वेज लिख देता हूं सिंपल सी, ताकि आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आ जाए। क्या है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस में पे की डेफिनेशन क्या है,
ए बेस formed by an acid after donation of proton is called क्या है? ए बेस formed by an acid. एक एसिड जो है वो एक बेस को बना रहा है, कब? आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को डोनेशन के बाद, इज कॉल्ड कंजुगेटेड बेस ऑफ दैट एसिड। ये कंसेप्ट है। ए बेस, ये जो बेस है ये क्या कहलाएगा? कंजुगेटेड बेस कहलाएगा। कब? जब ये किससे बने? एक एसिड से बने, वो भी कब? जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे। सेकेंड, यहीं पर सेकेंड लैंग्वेज क्या लिख देता हूं? ए बेस की जगह क्या लिख दूं? ए एसिड फॉर्म्ड बाय, इसकी जगह क्या लिख दूं? ए बेस। किससे बनेगा? वो बेस से बनेगा। आफ्टर डोनेशन की जगह क्या लिख दूं? गेनिंग ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड कंजुगेटेड बेस की जगह क्या आ जाएगा? एसिड आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा? एसिड की जगह बेस आ जाएगा। अब मैं यही लैंग्वेज वापस लिख देता हूं। पहले मैं इसको समझा देता हूं। एक एसिड है, HCl ले लो, H2O ले लो, और यहां इस इक्वेशंस को मैं पूरा कर देता हूं, H3O प्लस और Cl माइनस। अब मैं पहले इसको समझाता हूं। तो ये पहले यहां समझो, यहां कौन क्या है। तो ये हुआ हमारे पास एसिड, ये हुआ है बेस। अब इस एसिड से ये एसिड यदि एक प्रोटॉन को डोनेट कर दे तो ये बना Cl माइनस। तो ये क्या है? ये बेस है। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर होंगे। ध्यान रखना है, किसी भी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में किसका डिफरेंस होगा? एक H प्लस का डिफरेंस होगा, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, और इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ए पेयर ऑफ acid and base which formed from each other by gain or loss of proton is called conjugated एसिड बेस पेयर। दोनों में केवल किसका डिफरेंस होगा? एक प्रोटॉन का होगा। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं? एसिड को क्या लिख दूं? एसिड इक्वल्स टू कंजुगेटेड बेस प्लस H प्लस। यदि इस कंजुगेटेड बेस में H प्लस जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? उसका एसिड बन जाएगा। इसी तरह से बेस को मैं क्या लिख सकता हूं? बेस को मैं लिख सकता हूं ऐसे, नहीं, इक्वल का सिंबल। बेस को लिख सकता हूं कंजुगेटेड एसिड प्लस H प्लस। ये हमारे पास क्या है? इनकी डेफिनेशंस है और ये रिलेशंस है। जैसे NH3 और NH4, इनमें से इसे A कह दूं, इसे B कह दूं, तो बताओ इनमें कौन सा रिलेशंस है? A वाला या B वाला? तो पता लगाओ। NH3 क्या है? बेस है, तो ये B वाला कंसेप्ट। अगले में क्या लिख दूं? HCl और Cl माइनस, इनमें क्या रिलेशन है? इनमें रिलेशन है A वाला। कैसे? यदि मैं यहाँ H प्लस जोड़ दूं तो ये A वाला एसिड कंजुगेटेड बेस प्लस H प्लस, तो ये Cl माइनस क्या है? इस एसिड का कंजुगेटेड बेस है। ये NH4 प्लस क्या है? इस NH3 का कंजुगेटेड एसिड है। तो क्या खत्म हुआ? कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर में डिटेल में आपको नॉलेज हो गई। क्यों इतना फोकस दे रहे हैं इसके ऊपर? काम का है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर काम का है, बहुत काम का है। स्टार लगा दो। कितने लगाओ? जितने आप चाहो उतने आप स्टार लगा सकते हो। क्या है? ये बड़े ही काम का कंसेप्ट है, समझना बच्चों। क्या है इसमें? कंजुगेटेड बेस ऑफ ए
स्ट्रॉन्ग एसिड इज ऑलवेज ए वीक बेस। क्या कह रहा है ये लाइन कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और उससे क्या बना है, कंजुगेटेड बेस बना है, तो हमेशा वीक होगा। जैसे एग्जांपल HCl का ले लेता हूं, इसको मैंने वाटर में डिसोल्व किया तो हमें मालूम है कि HCl कैसा एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जल्दी से क्या करेगा, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा और क्या बना H3O प्लस साथ में क्या बना Cl माइनस। ये Cl माइनस लिख देता। एक्वस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने इसको वाटर में, यहां ये वाटर है। अब आ जाते हैं वापस, अब इसको समझना क्या है। ये HCl क्या है, यहां पर एसिड है, तो एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद किस में चेंज हो रहा है, Cl माइनस में। तो ये Cl माइनस इसका क्या हो गया है, कंजुगेटेड बेस। ये एसिड, ये इसका कंजुगेटेड बेस। H2O किस में चेंज हुआ, H3O प्लस में। तो H2O क्या काम कर रहा है, एक प्रोटॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हुआ, इसका बेस हुआ। और ये बेस है तो इसका कंजुगेटेड क्या होगा, एसिड होगा। ये पहला पेयर हमारे पास, ये दूसरा पेयर। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, HCl के प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या Cl माइनस के H3O प्लस से प्रोटॉन गेन करके HCl में चेंज होने की रेट ज्यादा होगी। यानी HCl इसमें चेंज जल्दी होगा या Cl माइनस इसमें चेंज जल्दी होगा। इन दोनों में से कौन सा रेट ज्यादा है। और हमें मालूम है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब HCl के प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये इसको देने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट ज्यादा है बैकवर्ड से। यदि ये रेट ज्यादा है इसका मतलब ये रेट कम है। यदि ये रेट कम है इसका मतलब Cl माइनस के इससे प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है। और ये क्या है, ये बेस है और इसके प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है। इसका मतलब ये बेस कैसा है, वीक बेस है। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। ये कैसा है, ये वीक बेस है। और ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां क्या लिखूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कंजुगेटेड बेस होगा वो हमेशा क्या होगा, वीक होगा। ये कंसेप्ट है बच्चों। और अब आपको ये मालूम आ गया, अब मैं एक और कंसेप्ट लगा देता हूं यहां पर। ये इसको प्रोटॉन जल्दी जल्दी से दे रहा है, इसका मतलब इसमें H2O के प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है या कम है। यदि ये दे और ये ना ले तो गड़बड़ हो जाएगा। ये दे रहा है, ये ले रहा है, इसका मतलब इसके प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ है। इसके प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जल्दी जल्दी से प्रोटॉन गेन कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जो कंजुगेटेड एसिड होगा वो क्या होगा, ये वीक एसिड होगा। ये वीक एसिड होगा। अब अगला क्वेश्चन, ये वीक एसिड क्यों है, क्योंकि इसको प्रोटॉन देने की टेंडेंसी कम है। ये जो है इसको प्रोटॉन नहीं दे रहा है, इसीलिए कैसा हो गया, वीक एसिड हो गया है। तो ध्यान क्या रखना है, ये लैंग्वेज। अब इसमें सारी चीजें पॉसिबल है। मैं यहां से क्या काम कर दूं, कंजुगेटेड बेस की जगह क्या लिख सकता हूं, कंजुगेटेड एसिड लिख सकता हूं। जैसे अगली लाइन लिखता हूं मैं, कंजुगेटेड एसिड ऑफ ए strong base is always a weak acid। क्या लिखा, कंजुगेटेड एसिड किसका, एक स्ट्रॉन्ग बेस का, वो हमेशा क्या होगा, वीक एसिड होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ये कॉमन चीजें हैं। तो आप जितने भी पेयर हैं वो आप ऐसे बना सकते हैं। तो मैं एक कॉमन एग्जांपल लिख देता हूं कि इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ में क्या रिलेशंस होगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, इनमें क्या होगा, यहां देखें, एक कॉमन मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, एक इक्वेशंस लिख देता हूं और वो सब जगह अप्लाई होगी। वो क्या है, वो यहां पर आए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझा देता हूं, NH3 और HCl का है। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए यूज ले रहा हूं। क्या क्या होगा, ये किस में चेंज हुआ, NH4 प्लस और Cl माइनस।
अब बच्चों मैं आपको कॉमन कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्या है। ये देखो, इसको चेक करो, NH3 से NH4 में चेंज हुआ, तो यहाँ से यहाँ एक प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ है। HCl क्या कर रहा है, इसको प्रोटॉन दे रहा है, तो ये क्या हुआ है, एसिड हुआ है। HCl प्रोटॉन देके किस में चेंज हो रहा है, Cl माइनस में, तो एसिड का ये क्या हुआ, कंजुगेटेड बेस हुआ। ये बेस प्रोटॉन लेकर किस में चेंज हो रहा है, NH4 में, तो ये क्या हुआ, इसका कंजुगेटेड एसिड हो गया। ये पहला पेयर, और ये है पेयर नंबर 2। अब मैं कंडीशंस लिख देता हूं, नहीं लिखता हूं, चलो यहां पर दिमाग क्या लगाना कि यदि ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा, यदि इसके प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इसके प्रोटॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये जल्दी से देगा, ये जल्दी से लेगा, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दोनों कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इन दोनों के ये जो कंजुगेटेड है ये वीक होंगे। तो यूजुअली क्या होता है, किसी भी ब्रोंस्टेड-लोरी इक्वेशंस में स्ट्रॉन्ग दोनों एक तरफ होते हैं, वीक भी दोनों एक तरफ होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। पहले वाटर और अल्कोहल में, ये बढ़िया एग्जांपल है बच्चों, ये 12th क्लास में है हमारे। वाटर और अल्कोहल में जो वाटर है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है। वाटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वाटर का जो कंजुगेटेड बेस है वो OH माइनस है और इसका है OR माइनस है। वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपैरिजन टू अल्कोहल के, इन दोनों में, तो ये कैसा हुआ, वीक एसिड। इन दोनों में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, वाटर की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, ये तो इसका वाटर का जो कंजुगेटेड बेस है ये कैसा होगा, ये वीक बेस होगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि OH माइनस और OR माइनस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, OR माइनस है स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों है, क्योंकि ये एक वीक एसिड से बना है और जो वीक एसिड से बनेगा उसका कंजुगेटेड स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं बहुत सारे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल लिखता हूं, साथ में उनका कंजुगेटेड बेस भी लिखता हूं। याद रखना ये बड़े काम का है, दोनों चाहे इधर हो चाहे उधर हो, दोनों स्ट्रॉन्ग एक तरफ होंगे, दोनों वीक एक तरफ होंगे। अब इसको रिमूव करता हूं। अब मैं क्या लिखता हूं, यहां पर एसिड लिखता हूं और उनके कंजुगेटेड बेस लिखता हूं। तो यहां पर आए, ये बड़ा काम का कंसेप्ट है बच्चों। HNO2 क्या है, वीक एसिड है, तो HNO2 से एक H प्लस को हटा दो तो क्या बना, NO2 माइनस, ये इसका क्या है, कंजुगेटेड बेस है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे एक H प्लस हटा दो तो क्या बना, NO3 माइनस, ये कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस होगा, और यदि ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब यदि आपके पास क्वेश्चंस क्या आ जाए कि NO2 माइनस और NO3 माइनस इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, NO2 माइनस। क्यों है, क्योंकि ये वीक एसिड से बना है और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेटेड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग का वीक होगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बता दिया था कि अल्कोहल से क्या बनता है, OR माइनस, H प्लस को हटा दो, ये एसिड था, इसने अपना H प्लस दे दिया तो क्या बना, ये एसिड है और ये इसका कंजुगेटेड बेस है। इसी तरह से यहाँ क्या लिख दूं, वाटर, वाटर भी क्या है, एसिड है, लेकिन इनमें ऑर्डर ये है, वाटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल से, तो यहाँ से क्या बनेगा, OH माइनस, ये भी क्या है, इसका कंजुगेटेड बेस है। तो यहाँ क्या लिखूं, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ क्या लिखूं, वीक एसिड। इन दोनों के कंपैरिजन में ये वीक एसिड है तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस होगा, और ये क्या होगा, वीक कंजुगेटेड बेस होगा। बहुत सारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको क्या कंपेयर करना होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो क्या हमारे पास हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। याद रखना, किसी भी एसिड का
कंजुगेटेड बेस कैसा होगा वो डिपेंड करेगा वो एसिड कैसा है, या किसी भी बेस का कंजुगेटेड एसिड कैसा होगा वो डिपेंड करेगा वो बेस कैसा है। अगला, किसी भी ब्रोंस्टेड-लोरी इक्वेशंस में दोनों स्ट्रॉन्ग एक तरफ होते हैं और दोनों वीक एक तरफ होते हैं। क्या खत्म हुआ हमारे पास? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। और अब हम लास्ट हमारे पास क्या बचा हुआ है? लास्ट हमारे पास बचा हुआ है इस थ्योरी के एडवांटेज क्या क्या हैं, इस थ्योरी के फायदे क्या क्या हैं। एडवांटेज में फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है कि इस थ्योरी के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं है? वाटर की जरूरत नहीं है, यानी नॉन एक्वस मीडियम है इसके लिए। मीडियम में वाटर की रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है। हम नॉन एक्वस कंडीशंस में भी क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या? एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। हम उनकी एसिडिक और बेसिक नेचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना पानी के। नंबर सेकंड काम की चीज, ये जो कंसेप्ट है ये दोनों पर अप्लाई होता है। मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई होता है और आयंस पे भी अप्लाई होता है। जैसे H2O क्या है? एसिड है या बेस है, ये हम समझा सकते हैं। और दूसरा NH4+ क्या है? NH4+ क्या है ये भी हम समझा सकते हैं। ये क्या है? ये एसिड है। तो ये कंसेप्ट जो है वो दोनों पे अप्लाई होता है, मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई होता है और मॉलिक्यूल्स के अलावा आयंस पे भी अप्लाई होता है। हम यहाँ तीसरा क्या है कि हम यहाँ उनको भी समझा सकते हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया प्रोटॉन को गेन करता है तो अमोनिया क्या हुआ? बेस हुआ। यहाँ OH- का कोई रोल नहीं है। जैसे अगला हमारे पास है HCO3-। HCO3- क्या है? H+ गेन करेगा तो HCO3- भी क्या हो गया? बेस हो गया। यहाँ पर भी कहीं OH- का कंसेप्ट नहीं लग रहा है। तो ये कंसेप्ट उन पे भी अप्लाई हो जाता है जहां कुछ एक RNAs अप्लाई नहीं हो पाता है। अब ये हमारे पास क्या हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इसके क्या है? एडवांटेज है। इसकी दो लिमिटेशंस है बच्चों, टाइम बचाने के लिए मैंने बोर्ड पे लिख दी है। फर्स्ट हमारे पास क्या जो RNAs में भी थी जो यहाँ पर भी है, मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक नेचर हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CO2 ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है ना ये प्रोटॉन रिलीज करेगी। तो ये दोनों के लिए हम ये इस थ्योरी का यूज नहीं कर सकते। सेकेंड हमारे पास क्या है कि ये जो कंपाउंड है, ये जितने भी कंपाउंड मैंने यहाँ लिखे हैं ये सब के सब क्या है? ये एसिड है और ये H+ को गेन नहीं करते हैं, ना ये H+ को है ही नहीं H+ तो ये गेन नहीं करते हैं। और गेन नहीं करते हैं तो हम RNAs थ्योरी के, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये एसिडिक क्यों है। तो इसके लिए हमें क्या नीड हुई? उन एक और थ्योरी की जो इनको समझा सके। और जो अगली थ्योरी हमारे पास है वो है लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। हम चलते हैं हमारी थर्ड और लास्ट थ्योरी के ऊपर। नेम क्या है? लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। हमारी जो थर्ड और लास्ट कंसेप्ट है एसिड बेस को समझाने का वो है लेविस एसिड एंड लेविस बेस। और ये बिल्कुल ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कंसेप्ट से मिलता जुलता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सारे सब्सटेंसेस जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लोन पेयर अपना जो लोन पेयर है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी को डोनेट कर दें, वो बेस है। और वो जो लोन पेयर गेन करें वो सारे एसिड हैं। तो यहां जो प्रोटॉन का कंसेप्ट था उसका रिवर्स कर देना है। प्रोटॉन की जगह पर क्या ले आना है? लोन पेयर। और एसिड बेस को इंटरचेंज कर देना है। तो यहां क्या होगा? एसिड कौन होंगे? अब इन एसिड को मैं क्या कहूंगा? लेविस एसिड, क्योंकि ये लेविस की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होंगे। ऑल सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस which are able to gain a lone pair of electron। जो लोन पेयर को गेन कर ले वो क्या है? लेविस एसिड। अगला हमारे पास एग्जांपल, ये अगला क्या है? लेविस बेस। लेविस बेस कौन है? सब्सटेंसेस
which are able to donate लोन पेयर, जो लोन पेयर दे सकें वो है लेविस बेस। अब इसके एग्जाम्पल सिंपल सा, पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है जो बहुत बुक्स में दिया हुआ भी है, वो है NH3 का और BF3 का। क्या है इसमें एग्जाम्पल? इस अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, वो इस B को दे देता है और लोन पेयर देके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, ये BF3, ये NH3, और ये अब क्या बना है? ये बच्चों बना है सोल्ट। तो यहाँ कौन लोन पेयर दे रहा है? ये लोन पेयर दे रहा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? बेस। कौन सा बेस है? लेविस बेस। ये गेन कर रहा है, तो ये क्या हुआ? लेविस एसिड। ये पहला एग्जाम्पल। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, इस ऊपर के पोर्शंस को क्लीन कर रहा हूँ बच्चों। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो CaO का है। अब हम CaO और SO3 के बीच की रिएक्शंस होने पर क्या बनता है? CaSO4। ये रिएक्शंस क्यों हुई? क्योंकि ये बेस की तरह काम करेगा। यहाँ पर कौन सा बेस? लेविस बेस। और ये किसकी तरह काम करेगा? लेविस एसिड की तरह। कैसे हम समझा सकते हैं? ये मेटालिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूँ बच्चों में। इसको हम समझाने के लिए क्या काम करेंगे? सिंपल सा है, पहले हम क्या करेंगे? Ca पर क्या चार्ज आता है? +K2। O पर क्या चार्ज आता है? -K2। तो Ca2 प्लस को ऐसे लिख देता हूं, O के ऊपर -2 है, यानी इसके पास 4 लोन पेयर है। 4 कहां से आए? 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास इसके वैलेंस शेल में थे और 2 इसने और गेन कर लिए हैं, तो इसके पास 4 क्या हो गए? लोन पेयर। यहां क्या लिख दूं मैं? SO3। तो ये SO3 की स्ट्रक्चर है, ये SO3 इसके ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। और यहाँ पर क्या हुआ? इनके बीच ये इस तरह से SO3 बना हुआ है, और मान लेते हैं कि ये जो तीनों बॉन्ड है ये डेटिव बॉन्ड है, मान लेते हैं। और इन तीनों बॉन्ड डेटिव बॉन्ड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ यूज आ गए, ये यहाँ यूज आ गए, ये यहाँ यूज आ गए। अब क्या काम होगा? जब ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो इसको भी रिमूव कर देता हूँ बच्चों। तब क्या काम होगा? ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इस लोन पेयर को इसको देके एक डेटिव बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पर Ca2 प्लस इधर का इधर है। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक O यहाँ आ गया। इसके ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये डेटिव बॉन्ड बन गया। अब इस O ने इस S को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ये 3 O तो इससे पहले ही जुड़े हुए थे, और ये पूरा क्या हो गया? अब जो ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो इस पे चार्ज क्या आ गया? इस पूरे के पास -K2 आ गया। तो ये क्या बन गया? CaSO4। इस O को यहां ले लेता हूं, CaSO4। अब इस O ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, और ये O कहां का था? ये CaO का था। तो ये CaO क्या हो गया है? लेविस बेस। और इस S ने लोन पेयर गेन किए हैं, तो कौन सा कहां का S था? ये SO3 का था। कहां गया SO3? ये इस SO3। तो ये क्या हो गया हमारे पास? लेविस एसिड हो गया है। तो हम कहां समझा सकते हैं इस कंसेप्ट को लेकर? मेटालिक और नॉन मेटालिक कंपाउंड्स में हम इस कंसेप्ट को समझा सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पे, हम क्या पढ़ रहे हैं अब? एसिड, लेविस एसिड और लेविस बेस के टाइप पे आ जाते हैं। कौन से कंपाउंड्स, कौन सी स्पीसीज लेविस एसिड होगी और कौन लेविस बेस होंगे? टाइप ऑफ लेविस बेस, टाइप ऑफ लेविस बेस सिंपल सा है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? वो सारे आयंस, ऑल आयंस विथ नेगेटिव चार्ज, जिन पर नेगेटिव चार्ज हैं वो किसकी तरह काम करेंगे? लेविस बेस की तरह। दूसरा हमारे पास क्या है? ऑल मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर, जिनमें सेंट्रल एटम के पास क्या हो? लोन पेयर हो। ऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब जैसे एग्जांपल वाटर है HOH, NH3 है हमारे पास, ईथर है,
ये सारे किसकी तरह काम कर सकते हैं? लेविस बेस की तरह। कंडीशंस क्या है? इनके पास लोन पेयर होने चाहिए। ये एमाइन RNH2 है, ये अमोनिया हो गया, अमोनिया 2। ये सेकेंडरी एमाइन, एमाइन भी बहुत तरह के हैं। ये भी किसकी तरह काम कर सकते हैं? लेविस बेस की तरह। तो 2 पॉइंट हमारे पास किसके हैं? लेविस बेस के हैं। वो सारे आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज है, और तरीके तो जिन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है, वो किसकी तरह काम करेंगे? लेविस बेस की तरह। या वो सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो किसकी तरह काम करेंगे? लेविस बेस की तरह। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ लेविस एसिड में। इसको रिमूव कर देते हैं। तो फर्स्ट तो यही है, ऑल आयंस। कौन से? ऑल आयंस विथ पॉजिटिव चार्ज। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरह काम करेंगे? लेविस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर गेन कर सकते हैं। तो ऑल आयंस विथ पॉजिटिव चार्ज किसकी तरह काम करेंगे? लेविस एसिड की तरह। अब इनमें क्या है कि 2 तरह के आयंस हैं, K+ Na+। ये जो है इनमें ये बहुत ज़्यादा मेटालिक करैक्टर्स रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज करते हैं, गेन नहीं करते हैं। तो इनके अलावा कुछ ऐसे आयंस भी हैं जैसे H+ और Hg+, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। Cu2+, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्या है? ये लेविस एसिड है। हमारे पास अब आते हैं ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये काम का है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो क्या है हमारे यहां पर? दोज मॉलिक्यूल्स विथ, सिंपल सा लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स विथ, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उन्हें ध्यान रखना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कौन कौन से हैं? BF3 बोरोन जो है वो ग्रुप नंबर 13 का है, तो ये BF3, इसमें इस बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो B कैसा है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो BF3 कैसा मॉलिक्यूल है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। AlCl3, FeBr3, ये सारे किसमें है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इसी तरह से किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की तरह। और कुछ में क्या है? चलो ये 2 हमारे पास हुए हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो दूसरा हमारे पास खत्म हो गया है। और इसमें एक और क्या हो सकता है कि इसके अलावा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, इसके अलावा जिनमें क्या हो? एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, जिनका डी ऑर्बिटल खाली हो, जैसे SnCl4, CCl4, SiCl4, PCl5, ये किसकी तरह काम कर सकते हैं? लेविस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट, इनका जो इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसलिए किसकी तरह काम कर सकते हैं? ये लेविस एसिड की तरह। क्योंकि खाली डी ऑर्बिटल है, तो उस खाली डी ऑर्बिटल में कौन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारे पास क्या हुआ? सारे पॉजिटिव आयन। सेकंड क्या है? वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या ऐसे मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट या एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। थर्ड हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल इन विच एलिमेंट्स ऑफ, समझना, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट electronegativity, elements of different electronegativity bonded by multiple bond। 2 चीजें हैं बच्चों, इसमें एलिमेंट होने चाहिए और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, और उनके बीच जो बॉन्ड हो वो कैसा हो? मल्टीपल बॉन्ड हो। इसका एग्जाम्पल है CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को मैं समझाने के लिए बच्चों इस पोर्शंस को रिमूव करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो जो कार्बन डाई की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो लीनियर स्ट्रक्चर है। इस तरह की स्ट्रक्चर है इसकी, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। और यहाँ क्या है, O और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है और इनके बीच क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। अब ये किस तरह से बिहेव करेगा लेविस एसिड की तरह, वो हम समझते हैं। यहाँ पर जो ही इसके पास क्या आया, OH माइनस आया, माइनस OH माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हुआ, ये लेविस बेस हुआ है। जो ही इसके पास लेविस बेस आएगा तो जो इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स पे चले जाते हैं। इसीलिए इसमें कंडीशंस क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो यहाँ ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ चार्ज क्या आया, नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। तो अगली कंडीशंस क्या बनी, O पे नेगेटिव, C पर पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ कौन है, ये OH माइनस है। ये OH माइनस क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ का नेगेटिव, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, इनके बीच एक डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। ये नेगेटिव गायब हो गया, ये नेगेटिव, ये डेटिव बॉन्ड बन गया। अब बताओ ये पूरा क्या है, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HCO3 माइनस। ये बन गया बच्चों बाइकार्बोनेट आयन, CO3 से बना बाइकार्बोनेट आयन। तो इससे ये बनने के लिए क्या हुआ कि इस OH माइनस ने अपना एक लोन पेयर किसको डोनेट किया, CO2 को डोनेट किया। तो CO2 किसकी तरह काम कर रहा है, लेविस एसिड। और हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ लेविस एसिड। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग नेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स आपस में बॉन्डेड हो और उनके बीच क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, उस कंडीशंस में वो मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करेगा, लेविस एसिड की तरह। लास्ट हमारे पास क्या है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, कि वो एसिड जिसको हम आर्रेनियस थ्योरी से समझा रहे थे, वो उन पर ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती। जैसे HCl एसिड है तो लोन पेयर के अकॉर्डिंग हम नहीं समझा सकते, H2SO4 एसिड है, लेविस कंसेप्ट से हम नहीं समझा सकते। इसकी जो दूसरी लिमिटेशन है वो क्या है कि इस थ्योरी से हम क्या कंपेयर नहीं कर सकते, रिलेटिव स्ट्रेंथ, किन्हीं भी दो एसिड या दो बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा क्या खत्म हो गया है, वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू बच्चों।